हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। और आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, और कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है टेम्परेचर के साथ अलग अलग मटेरियल का, उसके बारे में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक की खास बात यह है कि इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इसलिए सीट बेल्ट बांध के तैयार रहें और अच्छे से अपनी कॉपी पेन निकाल के और साथ साथ नोट डाउन करते रहें, क्योंकि मैं सारी बातें, कुछ बातें ऐसे भी कवर अप करूंगा जो आपको एनसीईआरटी बुक्स की बिल्कुल एक एक लाइन आपको मिलेगी, और कुछ बातें ऐसी कवर करूंगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। इसलिए मैं ओवरऑल लेके चलता हूं। तभी तो हमारे बैच की खास बात है कि कंसेप्ट कवर होगा, इसके बाद एनसीईआरटी कवर करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा, और बेसिक टू एडवांस हम कवर करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा सीरीज आपको देखना होगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देख के आपने छोड़ दिया। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको जाके फॉलो कर लीजिए ताकि अपडेट मिलती रहे। सीबीएसई 2025, इसके साथ साथ आईआईटी नीट जो एग्जाम है उनके लिए भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, जो सीबीएसई 2024-25 का सिलेबस आपके लिए बनाया गया है, उस सिलेबस के अंदर रेजिस्टेंस का टॉपिक नहीं डाला गया है। रेजिस्टेंस के टॉपिक को निकाल दिया गया है, बट हमें समझने के लिए रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा। ना तो रेजिस्टेंस की बात की उन्होंने, ना रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल की बात की है। जब आप ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड करोगे तो आपको सिलेबस में पता चलेगा कि रेजिस्टेंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ना टॉपिक दे रखा है। जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू दिस हम चल रहे हैं, और लगभग वही सिलेबस नीट का होता है, वही सिलेबस आईआईटी का होता है, सारे वही सिलेबस है। अब देखिए, हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस होता क्या है उस बात को समझिए जरा पहले। मान लीजिए आपके पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये सभी को पता है कि जब भी किसी कंडक्टर की आप बात करते हो तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर की खास बात यही होती है, क्योंकि जो उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ कोई लेना देना नहीं होता। वो एक दूसरे से नाराज होते हैं, दूर दूर रहते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी वीक हो जाती है। नाराज अगर दो इंसान हो तो उनके बीच की बॉन्डिंग वीक हो जाती है। तो वैसे ही जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, एटम का स्ट्रक्चर आप जानते हो, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच नाराजगी चलती है, इसलिए बॉन्डिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है। हमने क्या किया, बाहर से एक बैटरी अप्लाई कर दी, ये अप्लाई कर दी बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड को पॉजिटिव बना देगा और नेगेटिव टर्मिनल इस एंड को नेगेटिव बना देगा, इस प्रकार। और सभी को पता है, जब हम इस पूरे सिस्टम को, कंडक्टर को बाहर से बैटरी से जोड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। और आपको इस बात का मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रखा जाता है तो वो उल्टा चलता है फील्ड के। उसका उल्टा चलने का रीजन क्यों होता है, क्योंकि फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, इस नेगेटिव के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर दिए जाते हैं और इस पॉजिटिव के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, इसलिए इसी तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब खास बात यह है कि इस कंडक्टर में बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। क्योंकि मान लीजिए कॉपर से बना हुआ, तो एक कॉपर का एटम नहीं है, इस पूरे कंडक्टर के अंदर हजारों करोड़ों लाखों कॉपर के एटम है। अगर आपने एक मोल भी कॉपर का एटम ले लिया, एक मोल का मतलब 63.5 ग्राम, अगर इतना भी आप एक कॉपर का एटम लेते हो, कितना ग्राम है देखिए, इतना ग्राम, तो उसके अंदर किसके बराबर होते हैं, एवोगैड्रोज नंबर के बाद नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। केवल एक 63.5 ग्राम के कॉपर एटम को मिला के आपने ले लिया है, तो उस 63.5 ग्राम के पास भी कितने नंबर ऑफ एटम है, एवोगैड्रोज नंबर, और जिसकी रफली वैल्यू आपको पता होगी 6 × 10⁻23 ये होती है। देखो 10 की पावर 23। अगर एक कॉपर एटम एक इलेक्ट्रॉन भी दे
तो कितने फ्री हो गए, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। अब जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि वो किसकी तरफ दौड़े, पॉजिटिव की तरफ। जब सारे एक साथ पॉजिटिव की तरफ दौड़ना शुरू हुआ तो सभी के बीच कोलिजन्स होगा, एक दूसरे टकराएंगे एक दूसरे से। जब टकराएंगे तो एक दूसरे के रास्ते में बाधा पैदा करेंगे, और जो बाधा, जो अवरोध, जो रेजिस्टेंस ऑफर किया है, जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया है, उसी का नाम क्या है, रेजिस्टेंस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेजिस्टेंस पैदा कहां से हुआ है। मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, पहले भी दे चुका हूं। मान लिया जाए एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, और उसका जो दरवाजा है केवल इतना ही विड्थ का है कि उसके अंदर एक टाइम पे 2 बच्चे निकल सकते हैं आसानी से। तीसरा बच्चा आया तो वो फंस जाएगा, निकलेगा नहीं। अब कोई आया कहता है कि इस क्लास में बॉम्ब है, 100 बच्चे बैठे, जल्दी बाहर निकलो वरना फट जाएगा, और टाइमिंग केवल 2 मिनट का है। अब क्या करेंगे, सारे बच्चे भाग के अपनी जान बचाना चाहेंगे। जब जान बचाना चाहेंगे तो कोई उसको पीछे खींच के उसके आगे जा रहा है, कोई इसके ऊपर कूद रहा है, मतलब कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस दरवाजे से निकल जाए। तो क्या होगा, एक दूसरे के बीच कोलिजन, वो उससे टकराएगा, वो उससे टकराएगा, वो उसको खींच के पीछे फेंक देगा, वो क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये कोलिजन के कारण क्या होगा, एक अवरोध पैदा हो गया, एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया, और उसी ऑब्स्ट्रक्शन का नाम क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर मैं कहूं कि 10 मिनट के टाइम है, अभी बॉम्ब फटेगा पर 10 मिनट बाद, तो बच्चे की क्या बनाएंगे हम, लाइन बनाएंगे दो, और 2 लाइन से कहेंगे जल्दी जल्दी निकलो, क्योंकि अब कोलिजन नहीं हो रहा, और कोलिजन नहीं हो रहा तो ऑब्स्ट्रक्शन, उसके रास्ते में अवरोध भी कम है। इसलिए इस रेजिस्टेंस के बनने का कारण क्या है, इस रेजिस्टेंस के बनने का कारण है कोलिजन्स। रेजिस्टेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो किसके कारण होती है, कोलिजन्स के कारण होती है। खास बात एक और, अगर मान लिया जाए इस कंडक्टर की लेंथ L है, इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, L है। अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है और L को मान लिया 10 सेंटीमीटर, आप जरा इस बात को ध्यान से समझना, मैं जो बात अब बोल रहा हूं, इस लेंथ को लेट कर लिया, इस लेंथ को लेट कर लिया कि ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगर मैं अब लेंथ को बढ़ा के 20 सेंटीमीटर कर दूं तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो अब बात सोचिए। अब 10 सेंटीमीटर की लेंथ में जब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाना है तो कोई ना कोई कोलिजन उनके बीच हो रहा होगा, और जो फ्रीक्वेंट कोलिजन इनके बीच हो रहा है, कोलिजन का मतलब होता है टकराना। जब ये सारे इस तरफ दौड़ेंगे तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, आपस में एक दूसरे से टक्कर मारेंगे। उन इलास्टिक फ्रीक्वेंट कोलिजन के कारण ही एक अवरोध पैदा हुआ, और उस अवरोध का नाम क्या है, रेजिस्टेंस है। अब अगर हम इस लेंथ को बढ़ा देंगे तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री बढ़ेंगे, बट इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है उनको ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब ज्यादा लंबी दूरी तय करोगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन भी होंगे। एक तो 10 सेंटीमीटर है, एक 20 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर की लेंथ में जितने कोलिजन हुए उससे ज्यादा कोलिजन किस में होंगे, 20 सेंटीमीटर की लेंथ में होंगे, क्योंकि अब उसको ज्यादा दूरी तय करनी है, और ज्यादा दूरी तय करनी है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो भी ज्यादा हो जाएंगे, और जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस अगर बात करते हो तो वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओगे तो वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके लेंथ के होता है, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। दूसरी बात, अगर मैं इसका कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हमने क्या किया, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया, कहने का मतलब जो दरवाजा था हमारा, अभी एग्जांपल दिया था जिसके अंदर से केवल 2 बच्चे एक साथ निकल सकते थे, अब हमने उसको फोड़ के चौड़ा कर दिया ताकि उसमें से 4 बच्चे निकल जाएं, तो अब वो आसानी से निकल सकते हैं। मतलब अब कोलिजन की संख्या घटेगी, क्योंकि हमें एरिया ज्यादा दे दिया, उसमें से 4 बच्चे अब आसानी से निकल सकते हैं। 4 बच्चे आसानी से निकल सकते हैं तो कोलिजन तो होगा पर कम हो गया, क्योंकि हमने एरिया ज्यादा दे दिया है। तो जब एरिया बढ़ जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन्स के पास जगह, स्पेस ज्यादा हो जाता है, तो उनके बीच कोलिजन कम होता है, और कोलिजन कम होता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के हो गया। ठीक है भाई, देखो प्रत्येक बात का मैं लॉजिकल रीजन दे रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप रट्टा मार लीजिए, और ना मैंने कभी कहा है और ना मैं आपको रट्टा सिखाऊंगा। हाँ, गारंटी मेरी इस बात की है, जिसने मेरा कोर्स कर लिया उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर ध्यान से कंप्लीट सीरीज को देख रहा है तो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो सारे के सारे पॉजिटिव एंड की तरफ दौड़ना चाहते हैं, और जिसके कारण
पॉजिटिव एंड की तरफ दौड़ने के कारण सभी के बीच एक कोलिजन टेक प्लेस करता है फ्रीक्वेंट, और उसके कारण कौन आया? रेजिस्टेंस आया। अब रेजिस्टेंस आ गया है कोलिजन के कारण, हमने क्या किया? इस लेंथ को बढ़ा के देखा, तो हमने ये पाया जब लेंथ बढ़ाओगे तो कोलिजन की संख्या, नंबर भी बढ़ जाएगा। अगर कोलिजन का नंबर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा लेंथ के साथ। बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को दौड़ने के लिए ज्यादा जगह, ज्यादा स्पेस मिल गई। अब कोलिजन की संख्या घट गई है, और कोलिजन की संख्या घट गई है तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि कोलिजन ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और कोलिजन कम तो रेजिस्टेंस कम। अब डेफिनेशन क्या है रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है अपोजिशन ऑफर बाय कंडक्टर towards flow of electrons through a cross section of conductor। जब कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से करंट फ्लो करता है तो उस करंट के रास्ते में एक बाधा पैदा करता है कौन? कंडक्टर। मैंने क्या कहा? जब इस इलेक्ट्रॉन की मोशन इस तरफ होगी तो आपको बताया गया था कन्वेंशनल करंट इसके उल्टा चलता है। इस तरफ कौन चलेगा? कन्वेंशनल करंट चलेगा। मैंने क्या कहा? फिर से समझिए। जैसे ही बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आना शुरू हो गए। अब नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा तो कन्वेंशनल करंट इसके उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। आपको दो टाइप का करंट बताया था, इसलिए कहा था जो कंप्लीट सीरीज को देख रहा होगा उसको पता होगा कि दो टाइप का करंट होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। बट इलेक्ट्रिक करंट की बात कहे या कन्वेंशनल करंट कहे, वो हमेशा उल्टा होता है किसके? इलेक्ट्रॉन की मोशन के। इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेंगे तो कन्वेंशनल करंट इस तरफ चलेगा। अब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो इसके रास्ते में एक अपोजिशन, एक बाधा उत्पन्न करेगा कौन? कंडक्टर करेगा, और उसी का नाम क्या है? हमारा रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का ओरिजिन कहां से हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया साथ साथ, कि जब उस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे, जिसके कारण फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा, और उसी कोलिजन के कारण क्या होगा? वहां पे रेजिस्टेंस या अवरोध पैदा होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैं साथ साथ सारी बातें कवर कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह दो। मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, इनवर्सली एरिया पे डिपेंड करता है। अगर दोनों को कंबाइन करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A के हो गए। ठीक है। अब फिजिक्स की खास बात है, एक सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा होता है फिजिक्स में कि जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कोई कांस्टेंट आया रो इनटू में L डिवाइडेड बाय में A के बराबर, इस तरह से। और इसी रो का नाम जो है रेजिस्टिविटी है। इसी रो का नाम क्या है? रेजिस्टिविटी है। इसको बोलते हैं रो, और इसका नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। और दूसरा नाम इसका होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दोनों नाम में से किसी फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दे या रेजिस्टिविटी बोल दे, दोनों बातें एक ही हैं, इसलिए आपको दोनों की जो है बातों की याद होना चाहिए कि रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर आप आर की यूनिट की बात करोगे तो इसकी यूनिट होती है ओम। जो साइंटिस्ट थे ओम्स लॉ, ओम साइमन, उसी के नाम से इसकी जो है यूनिट है। और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, इस तरह से बना के भी। चाहे आप इसका ये सिंबल कंप्लीट लिख दीजिए या फिर आपका ये सिंबल बना दीजिए, दोनों बातें ठीक हैं, गलत कोई भी नहीं है, ये यूनिट होती है इसकी। अब इसके बाद इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूले की बात अगर हम करेंगे तो देखिए कैसे डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे हम। हमें आर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है।
पर हम इस फार्मूले से नहीं निकालेंगे। कहोगे सर आसान तो है, लेंथ का पता, एरिया का, पर रो का तो नहीं पता, रजिस्टिविटी का कहां पता। इसलिए हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, दैट इज V इज इक्वल टू में I इंटू आर। ये बताया गया है, ये कौन है, ओम्स लॉ है, इसलिए V ऊपर और बटे में कौन, I। ये किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर। अब पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय में Q, ऐसे लिख सकते हैं। तो W क्या होता है, वर्क, और वर्क का डायमेंशन फार्मूला दैट इज ml2 T माइनस 2। वर्क इज एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ml2 T माइनस 2 आपको पता होना चाहिए, बटे में चार्ज। चार्ज का क्या हो जाएगा, A गुणा में T, बता चुका हूं भाई पहले भी, A गुणा में T। जैसे हमने I का निकाला है ना, ये I का क्या होगा, A, क्योंकि I क्या, करंट, और करंट किस में आती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है, इसलिए करंट का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, A के बराबर। जो बच्चा इसमें थोड़ा वीक लग रहा हो, कई बच्चे क्या होता है कि 11th क्लास में कम पढ़ पाते हैं, थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद रखनी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी की सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद होनी चाहिए। एक बार इनको देख लीजिए, आपका तुरंत काम बन जाएगा। अब रखो इनको, V का डायमेंशन फार्मूला ये, I का ये, तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा दैट इज ml2 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय में A इंटू टी। ये किसका आ गया, V का, और बटे में कौन, A। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा ml2, अब एक T ये प्लस का, ऊपर जाके माइनस का, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 3, एक A ये, एक A ये, तो क्या होगा, A स्क्वायर और ऊपर जाके माइनस का। तो ये डायमेंशन फार्मूला किसका बन गया, रेजिस्टेंस का बन गया भाई। ये डायमेंशन फार्मूला हमारा ml2 T माइनस 3 A माइनस 2 किसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, रेजिस्टेंस का। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 11th क्लास में बच्चा कम ध्यान देता है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं लिख रहा हूं, और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से लिख लेना, और मैं बताता हूं कि क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर बड़ा ध्यान देना आपको। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो रेजिस्टेंस है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है भाई, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नीट वगैरह में एमसीक्यू के रूप में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बार बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर, सीबीएसई के अंदर, नीट के अंदर, हर जगह जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है भाई, इस बात को याद रखना। तो रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीट ब्यौरा मैंने आपको दिया है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के बिना आगे रेजिस्टिविटी नहीं चलेगी, कंडक्टिविटी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा, इसलिए ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस था आपके सामने। अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की, और इसके साथ साथ हम कंडक्टिविटी को भी डिस्कस करेंगे, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इसलिए हमने टॉपिक लिखा है। रेजिस्टिविटी को अभी भी बता किससे डिनोट करते हैं, रो से, और यह इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। और अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा, दैट इज R इज इक्वल टू में रो इंटू L डिवाइडेड बाय में A के बराबर, दैट इज R इज इक्वल टू में रो L बाय A के बराबर। अब आप देखिए, अगर मैं यहां पे रेजिस्टेंस है उसको किसके बराबर लिखूं, रो के बराबर, लेंथ कितनी लिखूं, 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिखूं, 1 मीटर स्क्वायर के बराबर। जरा ध्यान से समझो, मैंने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर ली, और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लिया, यानी कि मेरे पास जो कंडक्टर है उस कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर लेना है, और उसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर लेना है। अगर उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस।
किसके बराबर होती है? रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस वहन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस वहन लेंथ ऑफ कंडक्टर is 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर हो, उसके लिए जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। या रेजिस्टेंस की बात करेंगे आप तो रेजिस्टेंस अभी अभी समझ के आए हो आप क्या? अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, उसको क्या कहा था? रेजिस्टेंस। बट यही रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? रेजिस्टिविटी के बराबर। पर कंडीशन इज दैट कि लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा तभी उसी केस के अंदर आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आगे इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट देखिए जरा, आप रेजिस्टेंस की यूनिट को क्या लेते हैं? ओम ले लिया ओम। अब मीटर स्क्वायर जाएगा ऊपर तो ये ले लिया मीटर स्क्वायर ऊपर, और ये वाला मीटर आएगा नीचे तो ये वाला मीटर आ गया नीचे, और इस तरफ कौन बच गया? रो बच गया। इसलिए हमने जब भी यूनिट निकालनी होती है और जब भी उसकी यूनिट की बात करते हैं या डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक तरफ तो जिसकी निकालनी उसको रख लो और दूसरी तरफ बाकी सारी क्वांटिटी कर दो। हमने रजिस्टिविटी की निकालनी है तो एक तरफ रजिस्टिविटी रखी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, मीटर स्क्वायर को ऊपर और इस मीटर को नीचे, तो ये इससे क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो इसको कहेंगे हम ओम मीटर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ओम मीटर, जो मर्जी आए आपका लिख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। अब डायमेंशन फॉर्मूले के लिए फिर से इसी का सहारा लो, यानी कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला अभी अभी करा ML2 T-3 A-2। तो रेजिस्टेंस का ML2 T-3 A-2, ये फार्मूला हो गया। अब इसके बाद देखिए मीटर स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर और बटे में मीटर, मीटर का मतलब L। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं। ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की, इसलिए हमने यहां पे रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला लिख लिया। मीटर स्क्वायर किसकी है? एरिया की, तो उसका डायमेंशन फार्मूला लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर L स्क्वायर की यूनिट है और मीटर किसकी? L की है। तो एक L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? M L स्क्वायर, ये एक L है तो कितना बचा? L⁻3 T-3 A-2, ये हो गया भाई। ये इसका डायमेंशन फार्मूला आ गया किसका? रेजिस्टिविटी का। डायमेंशन फार्मूला याद रख ले रेजिस्टिविटी का। ये डायमेंशन फार्मूला रेजिस्टिविटी का है और ये ऊपर वाला डायमेंशन फार्मूला रेजिस्टेंस का है। ये दोनों डायमेंशन फार्मूले आपको पता होने चाहिए और इसके साथ साथ खास बातें आप उसको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं, और वो क्या डिस्कशन कर चुका हूं मैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ डिस्कस किया था इससे बिल्कुल पहले वाले लेक्चर में। उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी मैं डालूंगा, उसको ध्यान से देखें। उसमें मैंने कहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आया था M × L डिवाइडेड बाय में NE² A × में 2। ये रेजिस्टेंस निकल के आया था भाई। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले वाले लेक्चर में जब ओम्स लॉ को डिराइव किया था। अगर किसी बच्चे को शक है तो आप इसका रिलेशन का यूज करें, दैट इज I = NEA/VD, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E × E टो डिवाइडेड बाय में M। और तीसरा E = V/L। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यहां रख दो और इस VD की वैल्यू यहां रख दो और कंपैरिजन कर लो किसके साथ? V = I × R के साथ। तो जब आप इन तीनों को सोल्व करके R निकालोगे तो आपके पास R की वैल्यू ये आएगी निकल के। आपको जस्ट कंपैरिजन करना है। करना कैसे है? जो बच्चा अभी न्यू कमर से पहली बार लेक्चर देख रहा है तो वो पहले ऊपर वाली सीरीज को देख ले इस लेक्चर के बाद। पर अभी समझने के लिए मैं आपको छोटा सा तरीका बता सकता हूं, 1 मिनट पॉज करके आप ऐसा कर भी सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V/L यूनिट नंबर फर्स्ट में बताया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बटे में डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था
दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई इंटू ई टो बाय एम। और ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशनशिप भी उसी लेक्चर में बता रखा है। तो इस ई की वैल्यू यहां, इस वीडी की वैल्यू यहां, जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, एक तरफ वी रख लो और एक तरफ आई रख लिया और बीच की टर्म आई के साथ ले लो। आपको करना क्या है, जब आप इस वीडी की वैल्यू यहां रखोगे और इसकी वैल्यू यहां रखोगे तो ये सारी टर्म इस तरफ आएंगे, तो आप इस तरफ खाली वी रखो और बाकी जो टर्म बच गई उसको इस तरफ ले आओ, सबको। आसानी से आपका रिलेशनशिप बन जाएगा और वो रिलेशनशिप ऐसा होगा। इसको कंपेयर करें किसके साथ, दैट इज आर इज इक्वल टू में रो एल बाय में ए के बराबर। कंपेरिजन का मतलब एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड इक्वल कर दो, मतलब तो यही होता है। तो इस लेंथ से लेंथ कट जाएगी, एरिया से एरिया, बचेगा कौन, रेजिस्टेंस। तो दैट रजिस्टिविटी कितना बचा, दैट इज एम डिवाइडेड बाय में एल से एल तो कट चुका है, एन ई स्क्वायर इंटू में टो। ये किसका फार्मूला आ गया, रजिस्टिविटी का। ये नया फार्मूला, एक रजिस्टिविटी का फार्मूला आप कर चुके हो यहां से, दैट इज रो इज इक्वल टू में आर ए डिवाइडेड बाय में एल। ये एक रजिस्टिविटी का फार्मूला आप कर चुके हो, इस रजिस्टिविटी को कर चुके हो। पर एक फार्मूला और आया है m डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर टू, और आया कहां से, ध्यान से समझे जरा। ये फार्मूला लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं मैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कंप्लीट सीरीज को आप देखो। अगर सीरियल वाइज सीरीज को देखोगे, ये आपको पहले से रिलेशन पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया आपने पहले पढ़ रखा, आपको याद है रिलेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप कंप्लीट सीरीज को देखते चलिए। अभी के लिए आपको मैंने यहां बता दिया कि आप इस तरह से सोल्व करके आप 1 मिनट पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपको ये रिलेशन मिल जाए। अब कंपेयर किया तो m बाय में एन स्क्वायर इंटू टू। अब जो रजिस्टिविटी है, यहां पे इस फार्मूले के अंदर जो n है, ये नंबर डेंसिटी है, बता चुका हूं मैं पहले, ये सारी बातें आपको बता चुका हूं, दैट इज नंबर डेंसिटी। और ये जो आपको टो दिखाई दे रहा है, ये है रिलैक्सेशन टाइम। ये कौन है, रिलैक्सेशन टाइम है। ये नंबर डेंसिटी है और ये कौन है, रिलैक्सेशन टाइम। तो आपने क्या देखा कि जो रजिस्टिविटी है कंडक्टर की, जो रजिस्टिविटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, नंबर डेंसिटी के, n के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर डेंसिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बता रखी है बात, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय में वॉल्यूम। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। जो नंबर डेंसिटी n है, जिसको हम स्मॉल n से लिखते हैं, ये किसकी बात कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर बात कर रहा है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है किसी कंडक्टर में, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई तो इसका मतलब नंबर डेंसिटी बढ़ गई, और नंबर डेंसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब रजिस्टिविटी कम हो गई। तो जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, तो वैसे वैसे उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण नंबर डेंसिटी बढ़ती है। और नंबर डेंसिटी बढ़ती है तो नंबर डेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। कैसे, समझो। जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एग्जांपल सिल्वर, वो क्यों है बेस्ट, उसके बेस्ट कंडक्टर ऑफ दुनिया में सबसे अच्छा कंडक्टर होने की क्वालिटी क्यों आई, पहले तो इस बात को समझो। उसके पास सबसे अच्छा कंडक्टर होने की क्वालिटी इसलिए आई क्योंकि उसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आसानी से मूव भी कर सकते हैं क्योंकि फ्री है। फ्री का मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसके कारण वहां करंट आसानी से बन पाता है। उसके बाद किसका नंबर आता है, कॉपर का, जो घरों में यूज करते हैं, जिसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक है और कंडक्टर भी ठीक ठाक है। बट सिल्वर से कम उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए सिल्वर से कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, तो उसका कंडक्टिविटी और उसकी रेजिस्टिविटी अलग होती है। इसी प्रकार उससे कम वाला लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस अलग, उसकी रेजिस्टिविटी अलग और उसकी कंडक्टिविटी अलग अलग हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे मटेरियल चेंज हो रहा है वैसे वैसे कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि जब मटेरियल चेंज होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज होंगे और नंबर डेंसिटी भी चेंज होगी, और इसलिए क्या हो जाएगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। भाई किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। नंबर डेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। बट रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी बताई थी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताई थी। इसलिए मैंने कहा था याद रखना कि नंबर डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, नंबर डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसलिए रेजिस्टिविटी भी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। बट रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की। कोई बच्चा थोड़ा पजल होगा, मैं फिर से समझा देता हूं। जब आप एक अच्छा कंडक्टर लेते हो तो उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी नंबर डेंसिटी ज्यादा है। अब मैंने एक दूसरा कंडक्टर लिया जो पुअर कंडक्टर है,
कंडक्टर तो है बट पुअर है। उसके पुअर होने का कारण क्या है? उसके पुअर होने का कारण है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो नंबर डेंसिटी कम है, और नंबर डेंसिटी कम है तो वो पुअर कंडक्टर है। इसका मतलब पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, मीडियम कंडक्टर, ये सब किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड किया, और मटेरियल पे डिपेंड किया इसलिए किसकी प्रॉपर्टी होगी? मटेरियल की। दूसरी बात, जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलैक्सेशन टाइम की है, दैट इज टो के, रिलैक्सेशन टाइम के। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, समझ के चलिए इस बात को, मैं टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहा हूं। टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर, वो स्पीड अप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। याद रखना ये बात, जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसके टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसके पास इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टोटली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर 11th क्लास में बताया गया था। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी का कारण होता है मोशन। तो इसका मतलब वो ज्यादा स्पीड से दौड़ेंगे, और ज्यादा स्पीड से दौड़ेंगे तो टकराने में टाइम जो है वो कम लेंगे। अब एक बात सोचिए, एक 10 मीटर की लेंथ को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ कुछ टाइम लेगा, पर अगर मैं वहीं पे स्पीड को डबल कर दूं 20 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। वही बात यहां पे की है। टेम्परेचर को बढ़ाओ, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गई? बढ़ गई है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घटेगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी? बढ़ेगी। इसका मतलब कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है, किसके साथ बढ़ती है? टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी? बढ़ेगी। इसलिए क्यों बढ़ेगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ी, और उसके टकराने का टाइम कम हो गया, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, और स्पीड बढ़ गई तो टकराने का टाइम कम हो गया। उसके कारण उसकी रेजिस्टिविटी इनवर्सली है तो वो क्या करेगी? बढ़ेगी, क्योंकि ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। इस प्रकार से ये दोनों की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने आपको 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है, याद रखें। अगला टॉपिक होगा कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको किससे लिखेंगे भाई? सिग्मा से लिखेंगे भाई, याद रखना। कंडक्टिविटी को लिखा जाता है सिग्मा से, इस बात को याद रख लेना। जैसे रेजिस्टिविटी को किससे? रो से। रेजिस्टेंस को किससे? आर से। तो कंडक्टिविटी को किससे लिखा जाता है? सिग्मा से लिखा जाता है। होता क्या? बस सिंपल सी डेफिनेशन होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। किसका उल्टा? रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू में 1/रो। इस प्रकार से रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। आप दोनों फार्मूले में रख सकते हो आप, एक तो इसमें भी ये लिया था हमने R रो L बाय A, तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, रो को लिखो 1/सिग्मा इंटू L बाय A। आप ऐसे काम कर लो, इसके साथ आप ऐसे काम कर सकते हो। दूसरा, अभी अभी आपको बताया रो की वैल्यू m बाय में n e स्क्वायर टो, तो यहां पे कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज n e स्क्वायर टो भाग में m। उल्टा कर दो। बट सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? n की है। देखो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n क्या आ गया? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिग्मा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टो के है। और अभी अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि n किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की, क्योंकि जो अच्छा कंडक्टर उसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उसकी नंबर डेंसिटी ज्यादा हो गई। पर जो बैड कंडक्टर है उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए उसके पास नंबर डेंसिटी कम। इसलिए मटेरियल टू मटेरियल उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी चेंज होती है। इसलिए यह भी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी। बिल्कुल सेम बात है, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं हम सिग्मा की। समझो, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, फिर से टेम्परेचर को बढ़ाते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगी? बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम टो क्या हो जाएगा? कम। और टो कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये एक केस है एक्सेप्शनल, याद रख लेना, कंडक्टर का।
खाली कंडक्टर की बात है, सेमी कंडक्टर इंसुलेटर की बात नहीं कर रहे हम यहां, कंडक्टर की। ये पजल होने की जरूरत नहीं है, बच्चे क्वेश्चन में पजल हो जाते हैं। ये जितनी भी बातें हम पीछे कर रहे हैं सारी बातें कंडक्टर के लिए हैं, ना सेमी कंडक्टर ना इंसुलेटर के लिए, सभी बातें कंडक्टर के लिए चल रही है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी घटी पर रजिस्टिविटी बढ़ी। देखो अभी अभी रजिस्टिविटी बढ़ी पर कंडक्टिविटी घटी, क्योंकि रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं एक दूसरे के, तो उल्टा ही काम करेंगे। तो खाली कंडक्टर एक ऐसा जो मटेरियल है जिसके टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती है और रजिस्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो याद रख लेना ये सारी बातें। अब रेजिस्टेंस का कोई सिंबल बनवाए, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। दूसरा सिंबल ऐसा कोई कहते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, दोनों है। आप इसको ऐसे एरो लगा दो, यहां ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ये रेजिस्टेंस है, अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको ये सारी बातें वन बाय वन करके मैं इसलिए समझा रहा हूं, सारी बातें इसलिए मैंने करवाई हैं कि ताकि आपको कोई कंसेप्ट पीछे ना छूटे, आपकी सारी बातें वन बाय वन करके कवर हो जाए। अब इसके कोई डायमेंशन फार्मूले बात करें तो जो रजिस्टिविटी का कराए उसका उल्टा कर दो, कोई यूनिट की बात करे तो जो रजिस्टिविटी की करवाए उसकी उल्टी कर दो, बस उल्टा ही तो करना है, उसका रेसिप्रोकेट करना और कुछ नहीं करना। अब अगला टॉपिक आता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ये टॉपिक भाई ये सिलेबस में है तुम्हारे, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच क्या रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को जानने के लिए हम तीन टाइप के मटेरियल की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर, और दूसरा हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और तीसरा हम बात करेंगे इंसुलेटर। इन तीनों को हम एक साथ कंसीडर करके चलेंगे, दैट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे और इंसुलेटर की बात करेंगे। ठीक है भाई, अब सबसे पहले समझिए कंडक्टर और इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो जो कंडक्टर का एक्सप्लेनेशन है वो अलग है, अलग तरीके से दे भी सकते हैं, और हमें किसकी बात करनी है, रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस की जब बात करनी है तो रेजिस्टेंस का फार्मूला मैंने करवाया था, दैट इज ml डिवाइडेड बाय में NE² A इंटू टो, ये करवा चुका हूं मैंने, अभी अभी करवाया था। फिर उसके लिए मैं रेजिस्टिविटी के लिए भी निकाला था मैंने, कंपेरिजन करके m बाय में NE² इंटू टो। पर यह फार्मूला मैं रेजिस्टेंस के लिए निकलवा चुका हूं डिडक्शन फ्रॉम ओम्स लॉ से, जब वहां इससे पहले लेक्चर में करवाया था तो वहां बता चुका हूं। अब यहां से मुझे पता चला कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम टो। अब कोई बच्चा कहेगा जी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन पे भी तो डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, पर यह ज्यादा अफेक्ट नहीं डालेगा, यह ज्यादा अफेक्ट इसको नहीं करता एन को। एन जो है वो आर को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कंडक्टर के केस में। जो कंडक्टर का केस, और ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन आप जाके समझ ले, आप जाके पढ़ ले। मैं एनसीईआरटी का एज इट इज एक एक वर्ड भी कंसीडर कर रहा हूं, एक एक लाइन उठा के आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि एन का ज्यादा अफेक्ट इन केस ऑफ कंडक्टर नहीं होता, सेमी कंडक्टर इंसुलेटर में हो सकता है, पर जब आप कंडक्टर की बात करोगे तो एन का ज्यादा अफेक्ट आर पे नहीं पड़ता, इसलिए एन की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, एन वाले अफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ा किसको, टॉर्क को। अभी अभी बताया टेम्परेचर को बढ़ाओ, क्योंकि हमें बात तो टेम्परेचर की ही करनी, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो पार्टिकल ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन होगी ऐसे 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 ऐसे, पहले तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो कोलाइड करेंगे जाके, फिर टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी स्पीड बढ़ गई, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन शुरू कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो टकराने का टाइम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूरी को पहले तो कम स्पीड से कवर कर रहा था, अब उसकी स्पीड बढ़ गई तो उसी दूरी को कवर करने में कम टाइम लेगा, तो इसका मतलब उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, घट गया, और रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका मतलब कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो विद राइज ऑफ टेम्परेचर, rise of temperature
रेजिस्टेंस, कंडक्टर का केस है भाई, रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ये केस किसका लिया हमने, कंडक्टर का केस लिया है, याद रखना ये बात। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। बट इससे दूसरी बात, इसे दूसरा मेथड, ये मेथड तो अभी करवा चुका हूं, इसका दूसरा मेथड भी मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। और वो दूसरा मेथड क्या है, दैट इज आर टी इज इक्वल टू में आर नोट इंटू 1 प्लस में एल्फा डेल्टा टी। ये बात, ये आपको पता होना चाहिए। ये उठाया कहां से है, ये उठाया 11th क्लास के थर्मल एक्सपेंशन से। थर्मल एक्सपेंशन में आपको बताया गया था कि जब आप किसी भी सीट को हीट करते हो या किसी लेंथ को जब आप गर्म करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। और उसी बेस के ऊपर आपने रेल के एग्जांपल दिए थे। आपने कहा था कोई जैमर है वो फंस गया है बोतल के नेक के अंदर, उसको गर्म करो वो निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। इसलिए तो जो आपने रेल्स देखी होंगी, दो रेल्स को जोड़ने के लिए, रेल का मतलब जो पटरी होती है उसको रेल्स बोला जाता है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, और वो लेंथ बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ी, और लेंथ अगर बढ़ती है तो वो उस स्पेस को कवर कर ले और आपकी जो पटरी है वो डैमेज ना हो। उसी से उठाया गया है। आर टी क्या है, जो टेम्परेचर टी के ऊपर रेजिस्टेंस है। आर नोट क्या है, आर नोट जो है आपका वो टेम्परेचर 0 के ऊपर रेजिस्टेंस है। एल्फा यहां पे कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और डेल्टा टी यहां पे चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये बातें 11th क्लास से उठाई गई हैं, इसलिए आपको ये फार्मूला याद रखना है जिसको 11th क्लास का नहीं पता। मैं थोड़ा आगे इस पे समझा देता हूं यहां पे, दैट इज आर टी इज इक्वल टू में आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम यहां बात करते हैं तो आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, टी टेम्परेचर के ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है। आर नोट क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, डेल्टा टी क्या है यहां पे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, एल्फा यहां पे क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये सिलेबस में है, ये सिलेबस का टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छी ज्ञान अध्ययन आपको करवाऊंगा, याद रखना। अब एक बात समझिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज आर टी इज इक्वल टू में आर नोट प्लस में आर नोट एल्फा डेल्टा टी के बराबर। यानी कि हमने क्या किया, इस आर नोट के अंदर मल्टीप्लाई कर ली अंदर। अगर ये इस तरफ आएगा तो क्या बचेगा, आर टी माइनस आर नोट, यही बचेगा। और ये आर नोट है नीचे ले लिया, और बटे में कौन ले लिया, डेल्टा टी। इस तरफ कौन बच गया, एल्फा बच गया। ये कौन बच गया, एल्फा। ठीक है, अभी हम केवल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर के लिए मैं यहां पे समझा देता हूं, फिर ये इंसुलेटर इनके लिए जल्दी हो जाएगा। पहले हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, उसके लिए समझ लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर की, अंदर करने के बाद ये रिलेशनशिप बन गया। अब इस आर नोट को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का, आर नोट डेल्टा टी को नीचे ले, इस तरफ कौन बच गया, एल्फा। और एल्फा कौन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये क्या है, आर टी माइनस आर नोट, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस। कब चेंज हुआ, टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के चेंज करने से। अगर मैं इस एल्फा की डेफिनेशन लिखना चाहूं, कोई आपसे कह दे डिफाइन द एल्फा, तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये क्या, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस था ये, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, जिसको क्या कहा, ओरिजिनल। और चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ। तो अल्फा को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं अल्फा इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस का चेंज हुआ, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इस प्रकार अब यहां पे देख लीजिए, चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नोट, मतलब रेजिस्टेंस का चेंज, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इस प्रकार अब याद रखना
अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है किसके लिए? कंडक्टर के लिए। ये आपको याद रखना, और डायरेक्टली 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया भाई, मैं बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किसके लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए। तो आपको याद कर रखना है कि कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर मुझे इस अल्फा को पॉजिटिव बनाना है, कब पॉजिटिव होगा? जब आर टी की वैल्यू ग्रेटर देन आर नोट होगी, यानी कि आर टी की वैल्यू ग्रेटर देन आर नोट होगी, तभी तो अल्फा पॉजिटिव आएगा। अब इतना तो मैथ सभी को पता है। अगर ये आर नोट बड़ा हो गया, आर नोट कौन है? 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, और आर टी क्या है? टी डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से बढ़ा के कितना कर दिया? टी। तो इसका मतलब अगर हमें अल्फा को पॉजिटिव बनाना है तो आर टी की वैल्यू ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए? आर नोट से होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, पहले टेम्परेचर क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस, और रेजिस्टेंस भी कितना था? 0। मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के टी के बराबर कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर टी। अब हमें कंडीशन मिल गई कि आर टी की वैल्यू आर नोट से ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से टी डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ के आर नोट से आर टी हो गया, मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ा है। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और यही बात मैं पहले प्रूव कर चुका हूं, विद राइज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज। और ये केस किसका? केवल कंडक्टर का है। तभी अल्फा पॉजिटिव मिलेगा जब फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो फाइनल रेजिस्टेंस बड़ा है, इनिशियल रेजिस्टेंस छोटा है, इसलिए अल्फा क्या आ गया? पॉजिटिव। इसलिए जब 0 से टी तक टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा। केस किसका है? कंडक्टर का है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। इसके लिए भी यही लागू होगा, दैट इज आर टी इंटू आर नोट डिवाइडेड बाय में आर नोट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। और अल्फा की वैल्यू सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है, और इंसुलेटर के भी लिए भी अल्फा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। पर इसके लिए कैसी होती है? स्मॉल नेगेटिव होती है भाई, स्मॉल नेगेटिव होती है। अब देखो, अगर अल्फा को नेगेटिव बनाना है तो आर नोट की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए अब की बार आर टी से, ठीक है। मतलब जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से टी डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो अल्फा नेगेटिव आएगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो अल्फा नेगेटिव ही नहीं बनेगा। हमें अल्फा को नेगेटिव बनाना है, और अल्फा को नेगेटिव कब बनाएंगे? तब बनेगा जब उसका इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और फाइनल रेजिस्टेंस कम होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R0 बड़ा है T डिग्री सेल्सियस के रेजिस्टेंस से। तो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर 0 से T बढ़ा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी घटा। तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर में विद राइज ऑफ टेम्परेचर, याद रखना भाई, टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये बात याद रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, बट कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। खाली कंडक्टर का केस है जो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर का बढ़ाने से घटता है। इसी प्रकार अल्फा यहां भी नेगेटिव बनाना है तो अल्फा नेगेटिव बनाने की कंडीशन R0 इज ग्रेटर देन RT से, वही है। इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका केस भी सेम। विद राइज ऑफ लार्ज टेम्परेचर, बहुत बड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्मॉल डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिक्रीज तो होगा पर वो स्मॉल अमाउंट में होगा। देखिए ये कंप्लीट बातें नोट्स की तरह मैं करवा रहा हूं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी तो यहां से देख के बना लो, वैसे भी टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, वहां मेरे को मेंशन करोगे तो मैं दे दूंगा। तो आपको फिर से मैं एक बात याद दिला रहा हूं कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको इस बात को गांठ बांध के चलो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर दोनों का रेजिस्टेंस घटता है। इस बात की गांठ बांध ले, इस बात के क्वेश्चंस को कर ले। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मैंने समझाया है पूरा, क्योंकि इसके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कब बनेगी? अल्फा की वैल्यू कब पॉजिटिव बनेगी? जब फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। तो इसलिए कंडक्टर के केस में बढ़ाने से बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और टेम्परेचर के घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। बट जब आप सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो अल्फा नेगेटिव होता है, इसलिए जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा? कम करेगा। क्यों कम होगा? इसलिए कम होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, अब एक बात, इस बात को ध्यान से समझो, सेमीकंडक्टर क्या होता है?
मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखाता हूं, आपको समझ आएगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसको मैं खत्म कर देता हूं यहां पे। सेमीकंडक्टर क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है और बाहर की सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर वीक बॉन्ड हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए वो कंडक्टर बन जाएगा। अगर थोड़ा मीडियम बॉन्ड है तो वो किस में आ गया, सेमीकंडक्टर। अगर टाइट बॉन्ड हो गया, मतलब बिल्कुल जकड़ के रख लिया, तो फ्री हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कौन है, इंसुलेटर है। ये तीन बात है। अब मैंने इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ाते इसकी वाइब्रेशन थोड़ी बढ़ेगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की थोड़ी वाइब्रेशन बढ़ेगी तो मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव के ऊपर जो फोर्स लगाया है उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा। अगर तोड़ के बाहर निकल गया मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। देखो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से वो करंट को कंडक्ट कर पाता है, इसलिए उसको कहा जाता है कंडक्टिविटी। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है उसको कितनी अपोजिशन मिली। अब जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का, बट इसकी रेजिस्टिविटी, इसकी कंडक्ट भी बढ़ेगी, पर इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, वो घटेगी। ठीक है भाई, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब जो अपोजिशन था, जो अवरोध था, वो कम हो गया, तो उस पे कंडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसकी भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इसकी भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट इसकी कंडक्टिविटी घटेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। दैट इज R इज इक्वल टू मैं रो L बाय A। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कौन है, रेजिस्टिविटी है, पर R इज इक्वल टू 1 अपॉन में सिग्मा L अपॉन A। रेजिस्टेंस का उल्टा कौन है, कंडक्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस घट रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, रेजिस्टेंस घट रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी घट रही है, पर रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आ गया, इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एक मटेरियल और लेते हैं, और उन मटेरियल का नाम हम रखेंगे क्या, एलॉयज। ठीक है, फार्मूला वही है हमारे पास, दैट इज RT R0 डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा T इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, और एलॉयज के लिए अल्फा वेरी 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 4 बार वेरी है भाई, 4 बार। स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल बट नेगेटिव, बहुत ही स्मॉल होता है पर नेगेटिव में होता है, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल, लगभग जीरो, टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। अगर ये लगभग जीरो के बराबर है तो मतलब RT की वैल्यू जब R 0 के बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तभी तो अल्फा 0 आएगा, तभी तो अल्फा 0 आएगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो चाहे T डिग्री सेल्सियस हो, इसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम विद टेम्परेचर। आप कितने भी टेम्परेचर में चेंज करो, बट इसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात याद रखना, मैंने एक पहले ही बताया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव, इंसुलेटर के लिए भी नेगेटिव। बट तब हम एलॉय की बात करते हो, अगला हमने लिया एलॉय। एलॉयज की जब बात करते हो तो उसके लिए स्मॉल नेगेटिव होता है। अगर ये ऑप्शन ना आए तो आप मान के चलो वो टेंड्स टू जीरो है। और टेंड्स टू जीरो कब आएगा, जब RT की वैल्यू R0 के बराबर होगी। इसका मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, चाहे टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, वो रेजिस्टेंस सेम है। मतलब हम कितना भी टेम्परेचर को बढ़ाते या घटाते रहे, उसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एलॉयज कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एलॉयज। अगर इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो गया तो फिजिक्स के हिसाब से तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगी, बड़ी यूजफुल चीज होगी। इसके एग्जाम्पल है कॉन्स्टेंटन। एक बार देख लेना भाई, कॉन्स्टेंटन होता है, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, एक बार देख लेना स्पेलिंग, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। मैग्नीन और यूरेका, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी लगभग ठीक है, एक बार इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना। 3 मटेरियल रखे, एक तो कॉन्स्टेंट, एक मैग्नीन और एक यूरेका। तीनों कौन है, एलॉयज है। एलॉयज है तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, इसलिए इनका यूज किया जाता है किसकी फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ टू फॉर्म रेजिस्टेंस बॉक्स। किसके लिए यूज होता है, टू फॉर्म रेजिस्टेंस बॉक्स।
रेजिस्टेंस बॉक्स भी आपको लैब में मिलेंगे, आप देख सकते हो अपनी लैब में जाके। रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, 2 ओम का, 4 ओम का, 5 ओम का, 10 ओम का, 20 ओम का, 50 ओम का, 100 ओम का, 1000 ओम का, 2000 ओम का, 10,000 ओम का, वो रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने के लिए। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा इसलिए है कि आजकल देखिए, आप बात करोगे तो गर्मी का मौसम चल रहा है। अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो टेम्परेचर बाहर 50 डिग्री सेल्सियस है। जब सर्दी का मौसम आएगा तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो टेम्परेचर का चेंज होगा कितना? 50 में से 5 का 45 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने उसको कंडक्टर का बना दिया तो टेम्परेचर घटने से उस रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी। हमने जब उसको बनाया था, जब तो उस कंडीशन में 10 ओम का बनाया था, पर टेम्परेचर घटने से उसकी वैल्यू कितनी होगी? 8 ओम, 7 ओम, तो चेंज होगी, तो हमारा एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। अगर वो यहां पे बढ़ेगा, भाई कंडक्टर है तो बढ़ेगा, तो टेम्परेचर घटेगा तो घटेगा। अब यहां पे देखिए टेम्परेचर घट गया, मान ले 50 से 5 डिग्री हो गया, टेम्परेचर घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वो पहले 10 का था 12 का हो जाएगा। इसी प्रकार इंसुलेटर का बनाया तो वहां पे भी हो जाएगा ऐसा। मैं फिर से कह रहा हूं, अब की बार मैं टेम्परेचर को घटा रहा हूं। मैं देखो, पजल नहीं होना, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा, पर घटाने से तो घटेगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट रहा है तो टेम्परेचर के घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उल्टा दोनों तरफ मूव करना है, दोनों तरफ सोचता है, दोनों तरफ सोचना है इसलिए। बट जब एलॉयज की बात करते हो तो उसका तो कोई टेम्परेचर पे फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा रेजिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, कितना भी घटाओ, उसका रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। इसलिए रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने के लिए एलॉयज का यूज करते हैं। और दूसरी बात एलॉयज की खास क्या होती है? इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है भाई, हाई रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, एक खास बात ये भी होती है, इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। इसका अल्फा जो है वो स्मॉल है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता। इसलिए सारे के सारे जितने भी रेजिस्टेंस बॉक्स हैं वो एलॉयज के बनाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा यूज होने वाले कौन है? कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, यूरेका, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो ये कंप्लीट जो काम मैंने अभी करवाया है, ये सारे की सारी प्रॉब्लम्स रिलेट टू द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ये पहले सिलेबस में होता था, अब सिलेबस में नहीं है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूं, ये सारे टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे बच्चा पार्टी, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। चलिए भाई, अब करते हैं हम क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लेते हैं V की वैल्यू कितनी दे रखी है? दैट इज 5 वोल्ट, इसके बराबर, इज अप्लाइड अक्रॉस द लेंथ ऑफ 0.1 मीटर, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर। ठीक है, एंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, साथ में कौन दे दिया? ड्रिफ्ट स्पीड, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के बराबर। इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किससे लिखते हैं? N से। नंबर डेंसिटी भी कहते हैं इसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था, स्मॉल n से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितना है? 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी का मतलब रो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया है जो आपके पुर्जे पुर्जे खोल देगा, ताकि आपको सारी प्रॉब्लम्स एक ही क्वेश्चन में करवा दूं, लगभग सारी चीजें करवा दूं, ऐसा क्वेश्चन उठाया मैंने। तो क्वेश्चन का कहना है कि आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ 0.1 मीटर है, उसके ऊपर कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी? 5। जैसे ही बैटरी उसके ऊपर लगाई तो सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, और किस स्पीड के साथ दौड़ेंगे? वो इस स्पीड से दौड़ेंगे। उसकी नंबर डेंसिटी इतनी है, रेजिस्टिविटी बता दो। तो मैं आपको बताऊं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज V इज इक्वल टू मैं I इंटू में R। ठीक है, ये फार्मूला सभी को पता होता है कि V इज इक्वल टू मैं I इंटू R के बराबर होता है। अब करंट जो है वो किसके बराबर है? NEAVD, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे पहले वाले लेक्चर में डिराइव करवा चुका हूं। इसलिए मैंने कहा था कंप्लीट सीरीज जिस बच्चों को देख रहा होगा तो आसानी से बता देगा, इसलिए पहले वाली सीरीज भी देखनी जरूरी है, नहीं तो आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस का दूसरा रिलेशन रो L बाय A, ये भी होता है, दैट इज R इज इक्वल टू मैं रो L बाय A के बराबर। समझ आ गया? इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो V, और I की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा NEA इंटू में VD, गुणा में रेजिस्टेंस की वैल्यू रो इंटू L भाग में A, इस A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। V इज इक्वल टू में N इंटू E इंटू VD इंटू L और इंटू रो, बच गया।
और हमें निकालना कौन है, रो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय में NEVD इंटू L इज इक्वल टू रो। इसके बराबर हो गया। अब इसके बराबर हो गया तो वैल्यू पुट कर दीजिए, करो पुट, दैट इज रो। V की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट, ये रख दिया, बटे में N की वैल्यू कितनी ये दे रखी, दैट इज 8 इंटू 10⁻28। अच्छा, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और जिसकी वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ये दे रखी, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻4। ठीक है, गुणा में L लेंथ कितनी है, 0.1 मीटर, तो ये होगी 0.1 मीटर। अब इसको जस्ट सोल्व करना है, आपके पास रजिस्टिविटी आ जाएगी और रजिस्टिविटी की यूनिट भी आपको बता रखी है, दैट इज ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। मैंने शुरू में ही दिमाग लगाया, अगर ये रजिस्टिविटी पूछ रहा है और इसने क्या दे रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब फार्मूले तो बहुत थे, फार्मूला तो ये भी था, दैट इज रो इज इक्वल टू m बाय में NE स्क्वायर इंटू टो। ठीक है, बट इस फार्मूले में मास और टो तो हमारे पास दे नहीं रखा, इसलिए फार्मूला ही निष्क्रिय हो गया, ये फार्मूला लगेगा ही नहीं। ये फार्मूला कब लगता, ये फार्मूला तब लगता जब आपको रिलैक्सेशन टाइम दे रखा होता, मास दे रखा हो। चलो एक बात के लिए मान लें कि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास ले लेंगे 9.1 10⁻31, उससे भी काम चल जाएगा, बट रिलैक्सेशन टाइम तो नहीं दे रखा। अगर आपको इस फार्मूले में ये लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको रिलैक्सेशन टाइम चाहिए। अब रिलैक्सेशन टाइम निकालने के लिए आप इसको और इसकी मल्टीप्लाई करो, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ डिवाइडेड बाय में टाइम इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वहां से क्या निकाल लो, टाइम निकाल लो और उस टाइम को यहां पुट कर लो। N की वैल्यू है, E की वैल्यू है, यहां से आपने टो निकाल लिया, पर बात वही पड़ेगी जो यहां पे आया, अलग नहीं पड़ेगी, सेम बात होगी। देख लो, यही मेन बात जो है वही होगी। तो ये हो जाएगा VNEVD इंटू L। आपको कैसे किया, इस फार्मूले का यूज किया जिसको ओम्स लॉ का, पर मैंने इस अप्रोच को क्यों यूज किया, क्योंकि सारे फार्मूले एक साथ कंसीडर करके चल रहा है। ओम्स लॉ, ये रहा रिलेशन बिटवीन करंट और VD और रेजिस्टेंस का रिलेशन, तीनों का यूज करके और आपने क्वेश्चन को हल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर इज ऑफ निक्रोम। निक्रोम है भाई, निक्रोम भी एक एलॉयज होती है, आपको पता होना चाहिए। निक्रोम जो है वो एलॉयज होती है, आपके टोस्टर में लगी होती है। आपकी जो प्रेस होती है जिसको आप आयरन कहते हो, उसके अंदर भी निक्रोम का यूज होता है। तो बहुत सारे मटेरियल हैं जहां पे एलॉयज का यूज होता है, तो वहां पे निक्रोम का यूज होता है। व्हेन ए वेरी स्मॉल करंट पास थ्रू इट एन ए रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, जब उसके अंदर से आपने क्या किया, आपने एक इलेक्ट्रिक टोस्टर ली और उस टोस्टर के अंदर से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास कर दिया। कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस पे, और इस टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू में 75.3 ओम, इसके बराबर। ठीक है, व्हेन टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, पहले तो उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट था, अब उसी टोस्टर को 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया। द करंट सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड स्टडी स्टेट ऑफ 2.6 एम्पियर, दैट इज I इज इक्वल टू में 2.68 एम्पियर। और ये करंट कब आया, जब उसको कितने वोल्ट से जोड़ दिया, 230 वोल्ट से जोड़ दिया। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ निक्रोम एलिमेंट, और अल्फा की वैल्यू अगला दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए जरा। शुरुआत की कंडीशन क्या है, जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, उस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस इतना था, पर उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रिक टोस्टर को 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया और कुछ टाइम के बाद उसका करंट जो है वो इतना हो गया। अब उस करंट स्टडी स्टेट में इतना हो गया, वोल्टेज इतनी, तो इस पे टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है, ये पूछ रहा है। दैट इज द इनिशियल कंडीशन, दैट इज इनिशियल, और ये कैसी कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। ठीक है, अब याद रखें, दैट इज V इज इक्वल टू में I इंटू आर के बराबर। अगर आप R निकालोगे तो वोल्टेज बटे करंट, वोल्टेज कितनी है 230 और करंट कितना है 2.68, उत्तर कितना आएगा निकाल लेते हैं, कितना उत्तर आएगा, दैट इज 230 डिवाइडेड बाय में 2.68, तो 85.8 दैट इज 85.8। ये कौन बन गया RT और ये कौन बन गया R0, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस। इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे भी बोल सकते हो, इसको इनिशियल भी बोल सकते हो। R0 को आप इनिशियल भी समझ लो, या जो शुरू का टेम्परेचर है उस पे समझ लो। शुरू का टेम्परेचर कितना 27, इसका रेजिस्टेंस कितना, इतना।
फिर उस इलेक्ट्रिक टोस्टर को 230 वोल्ट से जोड़ा और फिर उसके अंदर करंट पैदा हो गया 2.68 एम्पियर। कैसे? अब आपने सुना होगा कि जब आप किसी वायर के अंदर करंट पास करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि वहां से हीट लॉस होती है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, पर इस बार सिलेबस में नहीं डाल रखा, 10th क्लास में जरूर होगा। उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ये बन गया। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है दैट इज आर टी माइनस में आर नोट डिवाइडेड बाय में आर नोट इंटू एल्फा। अब की बार डेल्टा टी यहां रख लिया क्योंकि हमें टेम्परेचर निकालना है। अगर एल्फा निकालना होता तो यहां एल्फा रखते, अब टेम्परेचर निकालना तो टेम्परेचर रख लिया। ठीक है, ये रिलेशनशिप करवाया था अभी अभी। अब आर टी की वैल्यू कितनी है? 85.8 ओम। आर नोट की वैल्यू कितनी है? 75.3 ओम बटे में आर नोट की वैल्यू कितनी है? 75.3 गुणा में एल्फा कितना ये दे रखा, दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। यहां पे टेम्परेचर टी फाइनल निकालना है और इनिशियल कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, 27 डिग्री सेल्सियस। अब सोल्व करके इस तरफ प्लस करो और निकाल लो, सीधा सा तो उत्तर निकालना है, कुछ नहीं करना। बस याद रखना, कई बार वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस न दे करके आपको वोल्टेज और करंट दे देता है और जिसके कारण आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहा हूं जिसमें सारे के सारे डाउट एक साथ क्लियर हो जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान से समझे और करें, आपका फायदा होगा। आज का भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद एक दो बातें आपको बताऊंगा मैं, पर ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ए सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस, एक सिल्वर वायर है और इस सिल्वर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? दैट इज 2.1 ओम। 2.1 ओम एट, ये आएगा भाई 27.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन अधूरा रह गया, एट 27.5 आएगा, 27.5 डिग्री। यहां पे एट के आगे कितना आएगा टेम्परेचर? 27.5 एंड 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी का रेजिस्टेंस जो है, जिसको आरटी बोल सकते हैं, कितने के ऊपर है? 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको टेम्परेचर फाइनल बोल सकते हो, इनिशियल बोल सकते हो। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब किसकी वैल्यू? अल्फा की वैल्यू। अभी अभी समझाया, फिर से समझ लो। जब इसका रेजिस्टेंस 2.1 ओम है तो इसका टेम्परेचर 27.5 है, लिखना भूल गया, ऊपर एट 27.5 आएगा एंड 2.7 ओम एट 100, वो बीच में टाइपिंग मिस्टेक हो गई। और 2.7 ओम 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि जब इसका टेम्परेचर 27.5 है तो रेजिस्टेंस 2.1 है, जब इसका टेम्परेचर 100 है तो रेजिस्टेंस 2.7 है। फिर से फार्मूला भाई, दैट इज आर टी माइनस आर नोट बटे में आर नोट। अब की बार डेल्टा टी यहां, एल्फा यहां। आर टी की वैल्यू कितनी है? 2.7, ये रहा। आर टी का मतलब होता है फाइनल, हमेशा ये नहीं करना टी डिग्री, याद रखो आर टी का मतलब फाइनल, आर जीरो का मतलब इनिशियल, माइनस इनिशियल कितना है? 2.1। आर नोट इनिशियल दैट इज 1, डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज, 100 में से 27.5 घटा दो तो कितना बचा? घटाओगे तो 73, 72.5। सोल्व कर लो, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी भैया। इसको सोल्व करके निकालोगे, ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये 27.5 डिग्री सेल्सियस। चेंज निकालो, चेंज निकालोगे तो आपके पास उत्तर मिल जाएगा किसका? अल्फा का। तो आज का ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिए गए। अब मैं रेजिस्टेंस पे एक दो बातें बता रहा हूं, पर वो रेजिस्टेंस पे जो बातें बता रहा हूं वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने वहां कंसीडर नहीं की। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, चल यहीं पे बता देता हूं आगे, इसी में, इसके नीचे रेजिस्टेंस पे। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ये रहा, ठीक है, इसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब मैं इसको डबल करना चाहता हूं, इसको क्या करना चाहता हूं? डबल। मेरा मन किया कि मैं इसको डबल कर दूं। डबल का मतलब इसकी लेंथ को डबल कर दूं। इसकी लेंथ डबल दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका तो यह है कि इस कंडक्टर के आगे इतना ही कंडक्टर का टुकड़ा लेके आओ, इतने ही कंडक्टर का टुकड़ा लेके आओ और आगे लेके जोड़ दो। मान लिया मेरे पास पेन है, इसको मैं डबल करना चाहता हूं तो मैं ऐसा ही पेन दूसरा लूंगा और इसके आगे जोड़ दूंगा, हो गया डबल। यही तरीका डबल करने का पहला। जब हम इस तरीके से हम इसको करेंगे तो हम हमारे रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल बाय में ए के बराबर, ठीक है। अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा? नया जो रेजिस्टेंस होगा आप डायरेक्ट देख सकते हो कि नया रेजिस्टेंस होगा दैट इज रो, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है। अलग अलग मटेरियल तो अलग बात, अभी हम क्या ले रहे हैं? दोनों मटेरियल सेम है। जैसे ये भी आयरन का, आगे भी आयरन का। लेंथ कितनी हो जाएगी? 12, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रहेगा? ए। तो नया रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है।
2 टाइम्स हो जाएगा, पुराना रेजिस्टेंस ये रहा, नया रेजिस्टेंस ये रहा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रो एल बाय ए। और रो एल बाय ए की वैल्यू क्या, आर है, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। इस प्रकार से ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि मैं इस आयरन के गर्म करके खींच दूं और खींच के डबल कर दूं। दूसरा तरीका यही डबल करने का, या तो ऐसा ही टुकड़ा ला के जोड़ू या उसको खींच दूं, मतलब स्ट्रीच कर दूं। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आपको स्ट्रीच की बात हो तो आपको वॉल्यूम सेम रखना है भाई, वॉल्यूम सेम करना, याद रखना भाई, ठीक है। जब भी आप स्ट्रीच वर्ड कहीं पे सुन लो, ये तो कब है, जब उतना ही पार्ट उसके आगे जोड़ दिया जाए। अगर आपको कह दिया जाए कि स्ट्रीच किया गया है तो आप याद रखना, फिर आपको क्या करना, वॉल्यूम सेम। जैसे मैं इसको खींच के, अब इसको मैंने खींच दिया और खींच को डबल कर दिया 2l लेंथ, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज होगा। देखो यहां एरिया ज्यादा था, यहां एरिया कम हो गया, बट वॉल्यूम क्या होता है, एरिया गुणा में लेंथ। आप कुछ भी करो वॉल्यूम चेंज थोड़ी ना होगा। अगर मान लिया जाए पहले इसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था, तो यहां पे चाहे आप इसको कितना ही खींचो वॉल्यूम तो सेम रहेगा 10 मीटर क्यूब। तो आपको फार्मूला चाहिए, दैट इज आर इज इक्वल टू में रो एल बाय ए है, और उसने वर्ड दे दिया स्ट्रीच। उसने कह दिया हमने एक वायर को खींच दिया है, और खींच दिया तो आपको वॉल्यूम सेम करना है, तो इसलिए आप इसको लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल स्क्वायर बटे में वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब वॉल्यूम सेम होगा, रेजिस्टिविटी आपको पता है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, एल स्क्वायर के। अगर उसको डबल किया गया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 गुना, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो सेम है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो एल को डबल किया तो 2l का स्क्वायर 4 गुना, 3 गुना किया तो 9, और 4 गुना किया तो 16, 16 गुना किया तो 16 का स्क्वायर, 8 गुना किया तो 8 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब मैं फिर से एक बात समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझे, फिर से समझे। आपको क्या किया जाएगा, एक कंडक्टर दिया जाएगा, कहेगा उसको डबल कर दो। डबल 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है कि मैं वैसा ही कंडक्टर लेके आऊं सेम, और उसके आगे उसको जोड़ दूं। अब जोड़ दिया तो लेंथ डबल हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम यहां पे एल को 12 रख देते हैं, नया रेजिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, हो गया। पर दूसरा तरीका क्या हुआ, मैं इस वायर को पकड़ के खींच दूं फोर्स लगा के, और फिर उसकी लेंथ को डबल कर दूं। अगर मैंने इसको खींच दिया है तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, ये याद रखना आपको। जब भी आपको कहीं दे उसको खींच के डबल किया, उसको स्ट्रीच किया है, तो आपको करना क्या है, वॉल्यूम सेम करना। कैसे करोगे, दैट इज रो एल बाय में ए, एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड, या एल स्क्वायर बटे में वॉल्यूम, तो ये आ गया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई कह दे इसको इस तरह से खींचा कि उसका एरिया आधा हो गया, अब उसका क्या होगा, एरिया आधा, ठीक है, और लेंथ भी चेंज, दोनों हो गई, तो तब भी आपको वॉल्यूम सेम करना है। आपको किस पे डिपेंड करना है, वॉल्यूम पे डिपेंड करना है। आपको वॉल्यूम सेम करना है, तो वॉल्यूम सेम करके आप ऐसे इसके क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। तो याद रखना, जब भी वायर को स्ट्रीच किया जाए, खींचा जाए, तो वॉल्यूम सेम करो। अगर आपको सीधा बोल दिया जाए, उतना ही टुकड़ा उसके सामने जोड़ दिया, तो सीधा। तो आज के लिए ये फाइनल शाउट आउट था। ऐसे क्वेश्चंस जो है रेजिस्टेंस अब की बार सिलेबस में नहीं दे रखा, तो आएंगे नहीं, इसलिए मैंने केवल आपको समझा के छोड़ दिया कि ये टॉपिक पे क्वेश्चन ऐसे सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाला तरीका, ये भी बहुत कम आता है। जब खींचा जाता है तो वॉल्यूम सेम रखो बस। नीट में भी इस पे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको करवाया। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और आपका सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।